हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। अब इसमें क्या है, दक्षिण एशिया में संघर्ष, शांति के प्रयास, लोकतांत्रिकरण, इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। एक और है इसमें, वो क्या है हमारा अफ़गानिस्तान। कौन सा है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा अफ़गानिस्तान है और इसमें ये हमारे जो हैं दक्षिण एशिया के सारे देश हैं। अब इनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, इन देशों में कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कौन सी इसमें व्यवस्था वो हैं, भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, ये सब क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, दक्षिण एशिया विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। एक देश अब 8 हो गए हैं। क्या है? अफ़गानिस्तान के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा में अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्ष का दौर चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। अब इसकी यानी कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण एशिया में कौन से देश हैं। फिर हमारा दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं कैसी है। अब इसके देखो, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको हम कैसे करते हैं। ये है हमारा जैसे नक्शा होता है, उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो अब देखो इसमें यानी कि उत्तर में नॉर्थ में क्या है हमारा? हिमालय पर्वत। यहाँ पे क्या है? हिमालय। और नीचे साउथ में क्या है हमारा? हिंद महासागर। ईस्ट में क्या है हमारा? अरब सागर। और ईस्ट में क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी। और वेस्ट में क्या है हमारा? अरब सागर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्या है? भौगोलिक विशेषताएं हैं। अब हमारा क्या है इसमें कि ये है हमारा दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से क्या रहा है? लोकतंत्र रहा है। हर देश में लोकतंत्र नहीं है। दक्षिण एशिया के अगर देखा जाए तो किन देशों में कैसी शासन व्यवस्था है? भारत और श्रीलंका में क्या है? भारत में और श्रीलंका में क्या है? लोकतंत्र है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या है? लोकतंत्र तथा सैनिक है। और मालद्वीप में क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी कि वहाँ पे बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है। अब इसमें जो है 1 अप्रैल 2022 को श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। हमारा ये जो श्रीलंका वो कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। नेपाल में 2006 तक क्या रहा? संवैधानिक राजतंत्र, और बाद में क्या बन गया? लोकतंत्र की बहाली हुई वहाँ पे। ठीक है, और भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना वहाँ पे, यानी कि मोनार्की। राजतंत्र क्या होता है? मोनार्की, जहाँ राजा का शासन होता है। मालद्वीप सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ भी लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं, यानी कि क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपने फैसले लेने की आज़ादी होती है, तो इसलिए वो जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। इसलिए वहाँ पे क्या है? दक्षिण एशिया की पहली पसंद कौन सी है? लोकतंत्र। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। अब अगर हम इनके कैसे, कहाँ पे क्या वो हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे।
पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा, और ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ। यानी कि क्या है, पाकिस्तान में जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, मतलब वहाँ पे जो है लोकतंत्र नहीं, कौन सा है, सैनिक शासन है, ठीक है। सर्वप्रथम देश की बागडोर किसके हाथों में थी, जनरल अयूब खान ने ली। यानी कि इसके पहले जो वो कौन थे, लोकतंत्र इसकी वो कौन, वो लीडर कौन थे, अयूब खान। फिर जनरल लियाया खान, उसके बाद कौन बने, जिया उल हक। और 99 में जनरल परवेज मुजफ्फर ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की थी। यानी कि यहाँ पे क्या है, सैनिक शासन है। कुछ समय के लिए जुल्फियर अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। यानी कि ये कुछ लीडर हैं जिनके टाइम में कौन कौन थे, जुल्फियर अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इनके टाइम में लोकतांत्रिक सरकार रही, ठीक है। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया गया तथा पद से हटाते हुए उन्हें कितने 10 साल की सज़ा का आदेश दे दिया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में कौन बना, क्रिकेटर, क्या था उसका नाम, इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस प्रकार इसमें जो है कितने 9 अब तक के वो हुए हैं। अभी शहबाज शरीफ है जो एट प्रेजेंट में 23वें प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इसमें दक्षिण एशिया के पाकिस्तान में सेना है और लोकतंत्र। इसके पहले वो कौन थे, जनरल अयूब खान, दूसरे कौन थे, जनरल याहिया खान, तीसरी जुल्फियर अली भुट्टो, चौथी जनरल जियाज हक, पाँचवें बेनजीर भुट्टो, छठे परवेज मुशर्रफ, नौवें नवाज शरीफ, और फिर उसके बाद 8वां कौन था, इमरान खान, और अब 9वां कौन है, शहबाज शरीफ। उसके पाकिस्तान के क्या है, ये प्रधानमंत्री थे। अब इसमें जो है एक ये बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे यह सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या है, सेना का ज़्यादा दबदबा रहता है। जो धर्मगुरु है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मुस्लिम ज़्यादा है, यानी कि ये मुस्लिम कंट्री है। और अभिजन, भूस्वामी अभिजन क्या है, जिनके पास पैसे, अभिजन किसको बोलते हैं, पैसे वालों को, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं बहुत सारी, उन्हीं का दबदबा बना रहता है। इसलिए वहाँ पे सैनिक शासन ज़्यादा कायम रहता है। दूसरा कारण क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान की जो है भारत के साथ हमेशा ही तनातनी रहने के कारण, तनातनी रहती है ना, जिसकी वजह से सैनिक शासन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा क्या, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनके इंटरनेशनल जो हमारे फॉरेन वो हैं, उनसे कोई इतना ज़्यादा मतलब उनसे इतना ज़्यादा इनका सहयोग नहीं है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। यानी कि जो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया था। ये हमारे क्या थे, ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है। अब है हमारा पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम रहने के कारण क्या है। यहाँ पे पाकिस्तान में स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है, ठीक है। यहाँ की जो प्रेस है वो क्या है, स्वतंत्र है, और उसमें जो है कुछ करने की, वो हर चीज़ को सामने लाती है। पाकिस्तान में मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। ये क्या हमारा पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा जो है मजबूती से कायम रहने के कारण है। फिर है हमारा अगला क्या है, एक नेपाल क्या है। नेपाल के बारे में अगर देखें तो नेपाल में लंबे समय तक किसका, राजा का शासन रहा, और लोकतंत्र समर्थकों में
जद्दोजहद चलती रही, मतलब जो लोकतंत्र चाहते थे उनके बीच में आपस में क्या है संघर्ष चलता रहा, और नेपाल में काफ़ी टाइम तक राजा का शासन रहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है राजतंत्र है, वहाँ की जनता खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाती रही। राजा ने क्या, नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थ और माओवादियों के बीच लंबा संघर्ष चला। माओवादी कौन है ये? माओवादी एक तरह से नक्सलवादियों की ही जैसे होते हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, राजा ने क्या किया, राजा में नेपाल में राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच लंबा संघर्ष चला। मतलब कि राजा ने सेना के द्वारा शासन पर पूरा नियंत्रण कर रखा था, और इसलिए जो है 1990 में 1990 में कब 1990 में क्या हुआ था, एक सफल जन आंदोलन हुआ यहाँ पे। राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में फिर भी लोकतंत्र ज़्यादा कायम नहीं रहा, और वहाँ पे क्या है माओवादी राजा और अभिजनों से शस्त्र विद्रोह जारी रहा। यानी कि यहाँ पे देखो, एक तरफ माओवादी, एक तरफ राजा की सेना, और एक तरफ क्या लोकतांत्रिक समर्थन, इन तीनों के बीच में जो है संघर्ष चलता रहा। और 2008 में नेपाल राजतंत्र को, इससे पहले 2002 में राजा ने संसद भंग कर दी। ठीक है, कब करी? 2002 में राजा ने क्या की, संसद भंग कर दी, और इससे जो थोड़ा लोकतंत्र था वो भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। 2006 में यहाँ पे पूरे देश में लोकतंत्र के समर्थन के लिए आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए। आंदोलन में क्या है, 7 पार्टी अलियांस यानी कि गठबंधन, माओवादी, जो समाजवादी कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर इसमें साथ संघर्ष, सब ने मिलकर काम किया, और वहाँ संविधान सभा के लिए काम चल रहा है। माओवादियों ने भी संघर्ष छोड़ दिया। इस तरह नेपाल में लोकतंत्र के लिए काम शुरू हुआ, और 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना, और 2015 में नया संविधान बना। इसलिए नेपाल में भी अब क्या है, लोकतंत्र शासन। आगे हमारा श्रीलंका, क्या है हमारा श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है वो क्या है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, 1948 में। श्रीलंका में एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद यहाँ पे सिंगली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। यानी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। क्या नाम है, सिलोन। जो ये सिलोन है, सिलोन क्या नाम है इसका, श्रीलंका का अगर पुराना नाम कहे तो सिलोन। श्रीलंका की समस्या क्या है, मेन क्या है यहाँ पे, सिंगली और तमिल समुदायों में जातीय संघर्ष। यानी कि सिंगली जो हैं कौन है, जो श्रीलंका में रहने वाले हैं, और तमिल कौन है, जो भारत से गए हुए हैं तमिल लोग। ठीक है, वो उन दोनों के बीच में हमेशा ही तनातनी बनी रहती है। सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से आकर श्रीलंका में जा बसे थे। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहाँ दूसरी ओर सिंगली समुदाय द्वारा लगातार इनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा है। अब ये देखो, आप खुद लगाओ, अगर कोई हमारे देश में भारत में आके बैठ जाए, वो अलग राज्य की मांग करेगा तो क्या हम उसको देंगे? तो ऐसे ही वहाँ भी तमिल लोग और श्रीलंका के जो सिंगली हैं उनके बीच में हमेशा ही इस चीज़ को लेके वह जद्दोजहद होती रहती है, संघर्ष होता रहता है कि तमिल लोग क्या बोलते हैं कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, और इस मांग का जो है सिंगलई समुदाय हमेशा ही क्या करता है, उनका विरोध करता है। और एट प्रेजेंट में वर्तमान में क्या है, वर्तमान में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। तो इसमें क्या है, लेकिन इसमें जो है 1 सेकेंड, अब एट प्रेजेंट में क्या है, श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है। लेकिन जो ये है, इनमें एक सिंगली जो है वो तमिलों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि भारत के जो तमिलों के साथ जरा भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ किसका है, सिंगलियों का। और इसलिए एक उग्र तमिल संगठन LTTE यानी कि
लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, यह संगठन श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। ये भी किसके लिए? सिंगलियों के लिए। LTT यानी कि लिबरलाइजेशन टाइगर्स तमिल इल्म, ये श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका के जो उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट का ही नियंत्रण है। जब वहाँ पे तमिलों के साथ गलत होता है, अब ये देखो, जब वहाँ पे जो है तमिलों के साथ गलत होता है तो तब क्या होता है, वहाँ पे हमारे तमिल लोग हमारी सरकार पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि वो भारतीय सरकार श्रीलंका सरकार से बात करे। और ये कब हुआ था? यहाँ 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मामलों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और उस टाइम किसका था? राजीव गांधी का दौर था। ठीक है, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1987 में भारतीय सरकार ने जो है श्रीलंका के तमिल मामले में क्या है, डायरेक्ट मतलब कि उन्होंने यहाँ पे अपनी सेना भेजी समझौते के लिए, पर वहाँ के लोग यह समझा कि भारत सरकार जो है उनके मामलों में क्या कर रही है, मतलब हस्तक्षेप कर रही है। जबकि भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए सेना को भेजा। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो क्या कह रही थी कि ये हमारे किसके बीच में अंदरूनी मामलों में क्या कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है। और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना बिना लक्ष्य प्राप्त किए ही वापस बुला ली, यानी कि उन्होंने सेना को वापस बुला लिया। उस टाइम पे क्या है, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई, यानी कि इन दोनों के बीच में पड़ के किसने, नॉर्वे और आइसलैंड ने एक जो है बीच का रास्ता अपनाया, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी कि बीच में आए और उन दोनों में क्या किया, एक समझौता किया और संघर्ष समाप्त हुआ, क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा जो है एक श्रीलंका के ऊपर क्या है, एक टिप्पणी लगा लो, श्रीलंका की जो है ये एक कहानी है। ठीक है, अब ऐसे ही अब हमारी बारी आती है बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश भी बांग्लादेश में क्या था, ये बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का ही एक अंग है, सबको पता है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो पाकिस्तान का ही एक क्या है, अंग था। 47 से 71 तक इसे क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। किससे बना था? बंगाल और असम के जो अलग क्षेत्र थे उनको एक करके यह क्षेत्र बनाया था। इस क्षेत्र के लोग जो है पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा के लादने के खिलाफ थे। मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बना रहा था और यहाँ पर जबरदस्ती क्या है, उर्दू भाषा उनके ऊपर थोप रहा था, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। ये देखो, इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृत भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। मतलब कि यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने इसमें जो वो ज़बरदस्ती है उसके ऊपर वो थोपेंगे अपनी, तो उनकी संस्कृति को नष्ट कर, तो इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया। और पश्चिमी पाक के खिलाफ किसने, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक संघर्ष छिड़ गया। मतलब कि यहाँ पे इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उठाई और जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया, शेख मुजीबुर रहमान ने। और 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व वाली अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली थी और अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। अब लेकिन सरकार पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा रहा और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या था, जनरल यहिया खान के
सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए, यानी कि भारत में आ गए। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या खड़ी हुई और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की मांग का समर्थन कर उन्हें वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल और सैन्य सहायता दी। परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया और युद्ध की समाप्ति किया पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक कैसा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया, यानी कि वहाँ पे भी कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को इक्वल माना जाता है जैसे भारत में माना जाता है। बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम है। इस तरह हमारा ये बांग्लादेश की एक क्या है स्टोरी बनती है। बांग्लादेश कब, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 47 में ये पाकिस्तान का हिस्सा बना और 71 में इनके बीच में जो संघर्ष हुआ और भारत ने उसके लिए लड़ाई करी और इसको एक स्वतंत्र देश बना दिया। ठीक है, अब आगे है हमारा एक टॉपिक और है मालदीव। मालदीव क्या है, ये 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब यहाँ पे 1968 तक शासन था, लेकिन 68 में यह क्या बन गया, गणतंत्र बन गया और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में अध्यक्षात्मक प्रणाली, शायद आपको पता है क्या होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है जिसमें क्या है, एक या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का शासन होता है। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व हुआ। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है इसका, और मालदीव के साथ भारत के जो संबंध है वो भी अच्छे हैं, गर्मजोशी से भरे हुए हैं, एक दूसरे की ये लोग हेल्प करते हैं। 88 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने ही वहाँ सेना भेजी थी, मालदीव की हेल्प की थी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योगों में भी सहायता की, यानी कि भारत ने जो है मालदीव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट